इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपनी राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय संख्या 7 जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलन क्या होते हैं, क्या इनके उदय के कारण होते हैं और भारत के किन किन भागों में किस किस तरह के जन आंदोलन उदित हुए थे, क्या उनके परिणाम हुए, क्या उनकी प्रकृति रही, इन सब बातों को जानने का प्रयास करेंगे हम अपने इस अध्याय संख्या 7 में। तो इसका लेते हैं पहला भाग कि जन आंदोलन की प्रकृति कैसी थी। इन जन आंदोलनों की प्रकृति किस तरह की होती है, इस बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमेशा की तरह हम जान लेते हैं कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद, इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप किन किन बातों को जान पाएंगे। तो इस अध्याय में जन आंदोलन क्या है, इस बात को हम जान पाएंगे। भारतीय समाज की किन तबकों को जन आंदोलनों ने लामबंद किया, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में ये जन आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं, और 1970 के दशक के जन आंदोलनों की विकास यात्राओं का अध्ययन हम करेंगे अपने इस अध्याय में। यहाँ सामने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं और यहाँ कुछ पुरुष हैं जिन्होंने एक पेड़ को पकड़ रखा है। यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं, यहाँ भी एक पुरुष हैं जिन्होंने पेड़ को पकड़ रखा है। इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में किस तरह के ख्यालात आते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या ये लोग किसी तरह का कोई खेल खेल रहे हैं या फिर किसी तरह की कोई परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं? जैसे हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी परंपराएं होती हैं और अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परंपराएं हैं। तो इन चित्रों को देखकर क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है या फिर कोई खेल खेला जा रहा है? तो बच्चों, ना तो ये लोग कोई खेल खेल रहे हैं, ना ही ये परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। ये लोग पेड़ों की रक्षा के खातिर, पेड़ों को कटने से बचाने की खातिर उनके चिपक गए हैं। उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया है और ये आंदोलन, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया, भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। तो जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों की एक कहानी से होती है। कहानी ये है कि गांव के लोगों ने अपने खेती के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ की कटाई करने की वन विभाग से इजाज़त मांगी। वन विभाग ने उन्हें ऐसा करने को मना कर दिया, लेकिन वन विभाग ने एक खेल कंपनी को व्यावसायिक उपयोग के लिए पेड़ काटने की अनुमति दे दी। इसके विरोध में सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए और इन्होंने पेड़ों के चिपक कर उनको कटने से रोका। इसीलिए ये आंदोलन कहलाया चिपको आंदोलन। तो देखते हैं कि गाँव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगू के पेड़ काटने की इजाजत दी जाए। वन विभाग ने इनकार कर दिया। विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माता को जमीन का यही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। चिपको आंदोलन में हम बात करते हैं तो ये विरोध उत्तराखंड के बहुत सारे इलाकों में फैल गया। मतलब कि 2-3 गांवों से शुरू हुआ ये विरोध अब उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड में फैल चुका था। यहाँ पर क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण पर भी सवाल उठने लगे थे। पेड़ों की कटाई को रोकने से लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन था। अब इसमें पर्यावरण की रक्षा को लेकर, पारिस्थितिकी संतुलन को लेकर सवाल उठने लगे थे। पारिस्थितिकी संतुलन को बिना नुकसान पहुंचाए ही विकास होना चाहिए, ऐसी मांग अब की जाने लगी थी। गांव वासियों की मांग थी कि जंगल की कटाई का ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों को जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध करवाए। और ये भूमिहीन वर्ग कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी यहाँ पर उठाया गया और उन्होंने न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। मतलब कि पेड़ों की कटाई को रोकने से लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन पारिस्थितिकी संतुलन तक पहुंच गया और इसके साथ ही जो कर्मचारी हैं, वन के कर्मचारी हैं, उनकी भी मजदूरी को बढ़ाने की मांग उठने लगी। स्थानीय लोगों ने ये मांग की कि जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय लोगों का हक होना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति को कटाई का ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। महिलाओं की भूमिका इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर थी। महिलाओं ने इस आंदोलन में, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी।
चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही थी, क्योंकि इस इलाके में जो सक्रिय ठेकेदार थे जो कि जंगल की कटाई करते थे, वो वहाँ के जो पुरुष नागरिक थे, उस गांव के जो स्थानीय पुरुष थे, उसको शराब की भी उपलब्धता करवाते थे, उनको शराब मुहैया करवाते थे। और इस वजह से परिवारों में, घरों में अत्याचार, अनाचार, प्रताड़ना और महिलाओं के खिलाफ कई तरह के अत्याचार बढ़ते थे। शराब की लत पुरुषों को लगातार लग रही थी। तो ये भी एक मुख्य कारण था कि महिलाएं मैदान में उतर चुकी थी, आंदोलन में उतर चुकी थी उन ठेकेदारों से और पेड़ की कटवाई को रुकवाने के लिए। इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का व्यवसाय भी करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई और इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ। मतलब कि ये आंदोलन केवल पेड़ों की कटाई को रोकने तक सीमित नहीं रहा, अपितु हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें पारिस्थितिकी संतुलन का भी मुद्दा जुड़ गया, इसमें शराबबंदी का भी मुद्दा जुड़ गया, इसमें वन कर्मचारियों का जो मजदूरी है न्यूनतम उसको बढ़ाने का भी मुद्दा जुड़ गया। यानी कि इसका दायरा इस आंदोलन का विस्तृत होता रहा और ये केवल 1-2 गाँवों तक सीमित नहीं रहा, अपितु पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। और इसके परिणाम क्या हुए कि इस आंदोलन को सफलता मिली। सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, ताकि इस क्षेत्र में वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। यह आंदोलन 70 के दशक और उसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक जन आंदोलनों का प्रतीक था। तो इस आंदोलन से हमें पता चलता है कि किस तरह से एक जन आंदोलन जिसने पारिस्थितिकी संतुलन का मुद्दा उठाया, पर्यावरण को बचाने का मुद्दा उठाया और सफलता प्राप्त की। और ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चलाया गया आंदोलन नहीं था, अपितु आम लोगों का, आम जनता का चलाया हुआ आंदोलन था। अब हम देखते हैं दल आधारित आंदोलन। जन आंदोलन के 2 रूप होते हैं, पहला है सामाजिक आंदोलन और दूसरा है राजनीतिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन है वो मजदूर संगठनों के आंदोलन, जैसे कि राजनीतिक दलों से इनका नजदीकी रिश्ता कायम हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी का भी इसको साथ मिला। और जैसे ही जो कि सामाजिक आंदोलन है जो कि समाज के आम तबके के द्वारा उठाए जाते हैं, आम लोगों द्वारा उठाए जाते हैं, उसमें जो सामाजिक समस्याएं हैं, आसपास के लोगों की अपनी स्थानीय समस्याएं हैं, उनको लेकर सामान्यतया ये आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन बाद में इन आंदोलन, जो मजदूर संगठनों के आंदोलन हुए, इनका और राजनीतिक दलों से एक नज़दीकी रिश्ता कायम हुआ और राजनीतिक दलों से नज़दीकी रिश्ता कायम होते होते इन आंदोलनों ने रूप ले लिया राजनीतिक आंदोलन का। राजनीतिक आंदोलन जैसे कि स्वाधीनता आंदोलन, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान या फिर इसी तरह के जो राजनीतिक आंदोलन है उनमें अगर मुद्दा उठने लग जाता है जाति प्रथा विरोधी का, किसान सभा आंदोलन का, मजदूर संगठनों के आंदोलन का, तो कहीं कहीं बाद में इस राजनीतिक आंदोलन का रूप है वो सामाजिक लगने लग जाता है, सामाजिक आंदोलन के समकक्ष लगने लग जाता है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक आंदोलन हमेशा सामाजिक नहीं रह पाता, वो बहुत बार राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने के कारण राजनीतिक रूप अख्तियार कर लेता है। वहीं राजनीतिक आंदोलन जब सामाजिक मुद्दे और सामाजिक संघर्ष के मसलों को उठाता है तो वो एक तरह से सामाजिक आंदोलन का रूप अख्तियार कर लेता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन के बारे में। 70 और 80 के दशकों में कई तबकों का राजनीतिक दलों से मोह भंग हुआ। 70-80 के दशक हैं, उनमें एक बार आप पीछे के जो अध्यायों का हमने अध्ययन किया था उस पर नज़र दौड़ाइए कि 70-80 के दशक में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी जिनकी वजह से आपको ये लगता है कि जनता का मोह भंग राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक दलों से हुआ होगा। तो इसमें बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। जहां सरकार ने गरीबी हटाओ का वायदा किया था, वो वायदा पूरा करने में वो नाकाम रही थी। आपातकाल जैसी घटना हुई थी, जनता पार्टी की एक गिरती पड़ती सी सरकार बनी थी। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें थी।
जिससे कि जनता का मोह भंग हुआ, जनता की जो उम्मीदें हैं वो एक तरह से राजनीतिक दलों से और इतर बनने लगी। तो देखते हैं अपन कि जनता पार्टी की असफलता, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल। इस राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, जनता पार्टी की असफलता थी, वो एक कारण था 70-80 के दशक में जनता का राजनीतिक दलों से मोह भंग होने का। उसके बाद में सरकार की आर्थिक नीतियाँ, गरीबी और असमानता आज आज़ादी के 2 दशक बाद में भी विद्यमान थी, जबकि इसके लिए सरकार ने खूब नारेबाजी की थी, सरकार ने खूब बड़े बड़े वायदे किए थे जनता को, लेकिन अब भी गरीबी और असमानता भारत में बहुत स्तर तक, बहुत कहें कि ऊंचे स्तर तक व्याप्त थी। शहरी औद्योगिक क्षेत्र और ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच ना पाटी जा सकने वाली खाई थी, जो कि हमने बात भी की थी अपने एक अध्याय के अंतर्गत, कृषि बनाम औद्योगिक का जो अपना मतलब कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी हमने ये बात जानी थी कि जो औद्योगिक शहरी क्षेत्र था और जो कृषि ग्रामीण क्षेत्र था, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी असमानता थी, बहुत बड़ा अंतर था, गरीबी थी। तो अब इनके बीच में ऐसी ना पाटी जा सकने वाली खाई बन चुकी थी। समाज के विभिन्न समूहों में अपने साथ हो रहे अन्याय का भाव अब प्रबल हो चुका था। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूह राजनीति से अलग हुए और उन्होंने अपने विरोध को स्वर देने के लिए आवाम को लामबंद करना शुरू किया, आवाम को एकजुट करना शुरू किया। फिर हम देखते हैं कि आदिवासी और हाशिए पर धकेले गए समूहों को लामबंद किया गया, गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम और सेवा संगठन चलाए गए और स्वयंसेवी संगठन सामने आए। तो ऐसे लोग जो कि राजनीति से जिनका मोह भंग हो चुका था, कुछ ऐसे लोग जो कि राजनीतिक दलों से अलग हुए और उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों का साथ लिया। हाशिए पर धकेले गए गरीब तबके के वंचित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उन्होंने एक साथ करना शुरू किया, लामबंद करना शुरू किया, एकजुट करना शुरू किया और ये सारी बातें बाद में रूप ले लेती हैं जन आंदोलन का। देखते हैं ऐसे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने को राजनीति से दूर रखा। स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ना तो इन्होंने चुनाव लड़ा और ना ही किसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। ऐसे अधिकांश संगठनों का राजनीति में विश्वास, भागीदारी की भी आकांक्षा राजनीतिक दलों को उन्होंने फिर भी नहीं चुना। मतलब कि ये जो अधिकांश संगठन थे, उनकी इच्छा थी कि वो राजनीति में उनका विश्वास था, उनकी भागीदारी करने की इच्छा भी थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने किसी राजनीतिक दल को नहीं चुना। इन संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक कहा जाता है। इन संगठनों को हम इसीलिए स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं की जनता को एकजुट किया, लेकिन फिर भी इन्होंने ना तो किसी राजनीतिक दल का साथ लिया और ना ही किसी राजनीतिक दल का इन्होंने साथ दिया। भले ही इनकी सत्ता में भागीदारी की, राजनीति में भागीदारी की आकांक्षा थी, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी दल को साथ लेना सही नहीं समझा। इनका मानना था कि स्थानीय मसलों के समाधान में स्थानीय नागरिकों की सीधी और सक्रिय भागीदारी ज़्यादा कारगर होती है। लोगों की सीधी भागीदारी से लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार आएगा। इनका ये मानना था कि जो सरकार है वो कोई भी निर्णय लेती है या फिर कोई भी कार्य करती है, तो जनता की, स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी है वो लोकतंत्र में एक बढ़ाएगी, लोकतंत्र का, लोकतंत्रात्मक राजनीति को मजबूत बनाएगी। यही कारण था कि इन्होंने दलगत राजनीति से अपने आप को दूर रखा। तो देखा आपने क्या थी हमारे भारत में जन आंदोलनों की प्रकृति, कि ये जन आंदोलन जो कि वंचित समूह थे, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तबके थे, जो कि सरकार की और कहीं की नीतियों के खिलाफ लोगों के मन में कोई रोष था, तो इन सब लोगों को एकजुट करके, लामबंद करके, दलगत राजनीति से अलग रहते हुए आंदोलनों का संचालन किया था। लेते हैं क्वेश्चन आंसर। चिपको आंदोलन कब और कहाँ हुआ था और चिपको आंदोलन के क्या कारण थे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। बहुत आसान से क्वेश्चन है और आपको इनका उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। धन्यवाद।